हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी एकेडमी। आज फिर से आप लोगों के साथ एक नए अध्याय के साथ जुड़े हैं और फिर से हमारा प्रयास होगा कि एक छोटे से वीडियो में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम आपको अवेलेबल करा सके भारत के राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी सब्जेक्ट का। तो आप हमारे वीडियो को लगातार अगर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि वीडियो हमारा पसंद आए तो डेफिनेटली आप इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं हमारे चैनल को तो हमारा वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आप तक अवेलेबल होता रहेगा। ज्यादा समय नहीं लेते हुए अब डायरेक्ट हम आएंगे अपने वीडियो पर, और आज का चर्चा एक छोटे से वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का प्रमुख चर्चा। तो देखिए, चर्चा प्रारंभ करते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का दोनों का तुलनात्मक रूप से चर्चा करने का प्रयास करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आपके लिए डाटा अवेलेबल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के बारे में जानिए। सबसे पहले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो है यह एक संघीय कार्यपालिका के सदस्य हैं। तो देखिए शब्द आ रहा है कार्यपालिका, तो समझिए कार्यपालिका क्या है। इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। इसी तरीके से एक छोटा सा शब्द और कोट करें, लोकतंत्र का 3 अभिन्न हिस्सा होता है। एक कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, दूसरा विधायिका लेजिस्लेचर और तीसरा न्यायपालिका जुडिशियरी। तो यानी कि लोकतंत्र के 3 प्रमुख स्तंभों में से एक महत्वपूर्ण स्तंभ हमारा होता है कार्यपालिका, और कार्यपालिका के कुछ प्रमुख सदस्यों में यानी हमारे हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो सर्वप्रथम आज का चर्चा यहीं से प्रारंभ करते हैं कि भारत के कार्यपालिका का या फिर हमारे संविधान में जो है भाग 5 में आर्टिकल 52 to 78 तक संघ की कार्यपालिका का चर्चा किया गया है। तो देखिए चर्चा भाग 5 में है ना, भाग 5 में कहां से कहां तक आर्टिकल 52 to 78, आर्टिकल 52 to 78 52 से लेकर के 78 तक वर्णन किया गया है संघ की कार्यपालिका का। तो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन से सदस्य आते हैं उसका जानना जरूरी है। तो संघ के कार्यपालिका में सर्वप्रथम देखिए आएंगे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, सेकेंड वन वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, थर्ड वन प्रधानमंत्री यानी पीएम, और पीएम जो है वो मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो चौथा क्या हो जाएगा मिनिस्टर ऑफ काउंसिल यानी मंत्री परिषद, एंड द लास्ट वन जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं अटॉर्नी जनरल, जिन्हें महान्यायवादी के नाम से जानते हैं। यानी संघ की कार्यपालिका का वर्णन हमारे संविधान में भाग 5 में और आर्टिकल 52 to 78 के बीच में किया गया है, जिसके अंतर्गत कुछ सदस्य होते हैं। यानी संघ की कार्यपालिका के सदस्य कौन हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्री परिषद होता है तथा मान्यवादी होते हैं। ये सभी लोग कौन है भाई? ये सभी लोग संघ के कार्यपालिका के सदस्य हैं। यहाँ से थोड़ा सा जानकारी रख लें कि कौन कौन से आर्टिकल में मिलेंगे। जैसे कि राष्ट्रपति का वर्णन है आर्टिकल नंबर 52, 52 नंबर आर्टिकल में वर्णन किया गया है कि भारत एक राष्ट्र है ना, तो भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, आर्टिकल नंबर 52। उसी तरीके से भाई आसान हो जाएगा, आप इसमें 11 जोड़ दो, 52 में 11 जोड़ दे, क्या होगा 63 में किसका वर्णन किया गया है? आर्टिकल नंबर 63 में वर्णन किया गया है वाइस प्रेसिडेंट का यानी उपराष्ट्रपति का। फिर से आप इसमें 11 जोड़ देंगे, ठीक है, तो इसमें 11 जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा 74। तो 74 पर चर्चा करता है केंद्र के मंत्री परिषद का, और मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, कितने आर्टिकल के तहत? 75। यानी पीएम का नियुक्ति का वर्णन होगा 75 में, मंत्री परिषद का चर्चा होगा 74 में, और 75 में हो गया प्रधानमंत्री। और याद रखिए आर्टिकल नंबर 76 का वर्णन किया गया है अटॉर्नी जनरल। 76 का जो है आपको मिलेगा वो अटॉर्नी जनरल, जिसे हम महान्यायवादी कहते हैं। तो ये देखिए छोटा सा आर्टिकल जिसका आप थोड़ा नॉलेज रखेंगे ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये सब आर्टिकल डायरेक्ट फिटिंग क्वेश्चन होता है। तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 52, वाइस प्रेसिडेंट 63, पीएम 75, मंत्री परिषद 74, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, ये महान्यायवादी 76। एक कुछ प्रमुख। अब देखिए एक एक करके दोनों को कंपैरिजन करके चर्चा करेंगे। ये सभी क्या है? संघ के कार्यपालिका के सदस्य हैं। आज का चर्चा किस पे होना है? राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के ऊपर एक प्रमुख वीडियो आपको डेडिकेट कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे, किसी भी चीज को जानने से पहले हम ये समझें
कि आखिर किसी व्यक्ति में वो कौन सा क्वालिफिकेशन होगा ताकि वो व्यक्ति जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन पाएगा। तो पहला चर्चा हमारा होगा कि उस व्यक्ति का योग्यता क्या होगा। तो देखिए चर्चा करें, योग्यताओं के साथ प्रारंभ करें हम अपने वीडियो को। तो देखिए लगभग सिमिलरिटी होगा ही दोनों में, योग्यताओं का अगर बातें करें तो लगभग सिमिलरिटी होगा। कैसे? जैसे भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति के पास क्या योग्यताएं होंगी। पहला देखिए, फर्स्ट मस्ट बी या फर्स्ट शुड बी, क्या होना चाहिए? भारत के नागरिक होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करना है तो उसे क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, इसे जो है 35 वर्ष से कम उम्र का नहीं होना चाहिए, यानी आयु में भी कंडीशन है, शर्त है। भारत के समस्त नागरिक थोड़े ना बन जाएंगे। जो बच्चा जन्म लिया है 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल का, वो नहीं बनेगा। कौन बनेगा? वैसे व्यक्ति योग्य हैं जिनका उम्र 35 वर्ष से कम नहीं है, यानी आइदर 35 इयर्स और मोर देन 35 इयर्स, एबव 35 इयर्स। तो भाई 35 वर्ष से कम उम्र ना हो उनका। और क्या भाई, इसके साथ साथ होता है कि आपका लोकसभा सदस्य बनने का अहर्ता रखता हो, यानी मेंबर जो होंगे, जो सदस्य बनना चाहते हैं, वो लोकसभा का सदस्य बनने का अहर्ता अपने पास रखते होंगे, क्वालिफिकेशन रखते होंगे, वो भी व्यक्ति आपका जो है। और इसके साथ अतिरिक्त क्या है जी? वो व्यक्ति पागल या दिवालिया ना हो। याद रखें, इस सारी जगह लगभग मिलेगा कि वो व्यक्ति पागल व दिवालिया ना हो। चौथा है ना, इसके बाद ये हो गया पागल व दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, है ना, सीट ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पर ना हो। दिवालिया मतलब होता है इंसॉल्वेंट, और लाभ के पद पर ना हो मतलब सीट ऑफ प्रॉफिट। अब देखिए लाभ का पद मतलब क्या होता है? केंद्र सरकार के अधीन किसी प्रकार से जो व्यक्ति कार्य करता है, सरकारी नौकरी, चाहे राज्य सरकार के अधीन करे चाहे क्षेत्रीय सरकार के अधीन करे, ये सभी जो है कार्य आएंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? ये सभी लाभ के पद के अंतर्गत आएंगे। और जो पद लाभ के पद होगा, लाभ के पद पे कोई धारित व्यक्ति होंगे, तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो राष्ट्रपति पद की योग्यताएं और शर्त क्या है भाई? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से कम उम्र का नहीं होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने का योग्यता होना चाहिए, पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी कुछ प्रमुख शर्तें होती हैं, जैसे कि देखिए क्या शर्त होता है। पहला शर्त ये होगा इनका कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो भारत में कितना सदन मूल रूप से है? 4 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो आपका क्या कहता है कि राष्ट्रपति पद का नामांकित व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ना ही लोकसभा का, ना ही राज्यसभा का, ना विधानसभा का, ना विधान परिषद का। तो सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये हो जाएगा, सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त क्या है? तो और इसके साथ साथ अतिरिक्त अगर चर्चा करें तो कुछ और शर्त होगा, ठीक है। अब देखिए एक किसका चर्चा की? राष्ट्रपति का। अगर इसी के वानस्पत हम चर्चा करते हैं अगर आपका उपराष्ट्रपति का, तो देखिए बिल्कुल सिमिलरिटी मिलेगा। कैसे? उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति में क्या योग्यता होना चाहिए? भारत का नागरिक। आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष से कम उम्र का नहीं होना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा, उपराष्ट्रपति को किस चीज का अहर्ता होना चाहिए? तो वह राज्यसभा का सदस्य बनने का अहर्ता रखता हो, क्वालिफिकेशन रखता हो, राज्यसभा का सीट का जो है वो आपका बनने का योग्यता हो उसके अंदर। और बाकी सारा सिमिलरिटी लगभग बिल्कुल सेम होगा। जैसे देखिए वह पागल व दिवालिया ना हो, सेम टू सेम चला जाएगा। वह लाभ के पद पर ना हो, सेम टू सेम चला जाएगा। या फिर वो किसी भी सदन का सदस्य ना हो, ठीक है, तो बिल्कुल सेम टू सेम जाए। लेकिन दोनों में कुछ शर्त और होते हैं। जैसे राष्ट्रपति के पद के लिए सारे लोग नामांकन ना कर ले, और हमारे जो राष्ट्रपति का जो गरिमा है पद का, वो पद का गरिमा बने रहे, इसके लिए इसमें कठोरता लाया गया है इसके निर्वाचन में। तो कुछ कुछ शर्त है जो कठोरता लाया गया है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित होना चाहता है तो उसे 50 सांसदों का समर्थन होना चाहिए एज अ प्रस्तावक। यानी इसके लिए 50 सांसद यानी 50 एमपी जो है प्रस्तावक होने चाहिए, 50 सांसद प्रस्तावक होने चाहिए, और 50 सांसद अनुमोदक होने चाहिए। यानी 50 सांसद प्रस्तावक होंगे और 50 सांसद अनुमोदक होंगे। यानी प्रपोजल डालेंगे कुछ लोग और कुछ लोग वेरीफाई करेंगे, अनुमोदन होने चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब इसके पश्चात और क्या होगा? इसके बाद अगला कदम क्या होगा
तो प्रस्तावक और अनुमोदन के बाद जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए नामांकन करना चाहता है वो 15,000 रुपया जमानत राशि के रूप में जमा करेगा। कहाँ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, यानी आरबीआई में 15,000 रुपया जमा किया जाएगा। किस चीज के रूप में? जमानत राशि के रूप में। यह रकम उन्हें वापस मिल जाएगा तब यदि वो जीत जाते हैं तो, या फिर मोर देन 1/6 वोट ले आते हैं तो। और यदि कोई व्यक्ति कुल वोट का अगर 1/6 वोट नहीं प्राप्त करता है, यानी कितना वोट कम से कम लाना है आपको जमानत राशि बचाने के लिए? 1/6। यदि कोई व्यक्ति कुल वोट का 1/6 अगर नहीं प्राप्त करता है तो उसका जमानत राशि क्या हो जाएगा? जब्त हो जाएगा। अब ये देखिए, ये शर्त हो गया कहाँ? राष्ट्रपति जी के लिए। उपराष्ट्रपति के लिए क्या शर्त होगा? वो लगभग सिमिलरिटी और थोड़ा सा चेंजेस होगा। जैसे राष्ट्रपति पद के लिए 20 सांसद अनुमोदक और प्रस्तावक होने चाहिए, 20 सांसद अनुमोदक होने चाहिए, यानी 20 वो सांसद चाहिए प्रस्तावक के रूप में, और 20 सांसद चाहिए अनुमोदन करने के रूप में, अनुमोदन करेंगे। ठीक है। और एज यूजुअल आरबीआई में ये भी पैसा जमा करेंगे जमानत राशि के रूप में। तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई में अपना पैसा यह जमा करेंगे। कितना? 15,000 रुपया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 15,000 रुपया जमा करेंगे। और यहाँ भी वही सेम कंडीशन होगा कि यदि कुल वोट का अगर 1/6% अगर नहीं प्राप्त करते हैं, कुल वोट का 1/6 अगर नहीं प्राप्त करते हैं तो वैसे स्थिति में इनका जमानत राशि क्या हो जाएगा? जब्त कर लिया जाएगा। तो ये हो गया यहाँ तक का टर्म्स एंड कंडीशन। अब देखिए इसके बाद का बात। ठीक है, यदि समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझे तो आप वीडियो को पॉज करके बैकवर्ड जा करके एक बार फिर से देख लीजिएगा। बिल्कुल सरलता से समझाने का प्रयास करें, आपको बड़े आसानी से समझेगा। तो एक कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे, ये हो गया योग्यता और शर्त। क्या योग्यताएं होना चाहिए, क्या शर्त होना चाहिए, कितना नंबर आर्टिकल में किनके बारे में क्या वर्णन है, इसके बारे में चर्चा करें। नाउ द नेक्स्ट, आगे देखिए इसके आगे का व्यवस्था क्या है और क्या क्या डाटा आपको इसमें हम दे सकते हैं। देखिए तो अगला डाटा क्या आता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होगा? डायरेक्ट चुनाव प्रणाली। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली उसे कहते हैं जो समस्त भारत के नागरिक 18 वर्ष से कम उम्र के नहीं है, सारे लोग अपना मतदान करके अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। तो इस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। और जब हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो हमारे प्रतिनिधि वोट करके अन्य प्रतिनिधि को चुनते हैं, ये व्यवस्था हो जाएगा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। जैसे हम अपने राज्यों में अपने लिए क्या चुनते हैं? विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, और वो विधायक और सांसद मिलकर के किन्हें चुनते हैं? राष्ट्रपति को वोटिंग करते हैं। यानी राष्ट्रपति के लिए और उपराष्ट्रपति के लिए वोटिंग हम और आप नहीं करते। राष्ट्रपति को वोटिंग के लिए कौन वोट करते हैं? राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य। उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कौन करते हैं? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, तो ये हो गया प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। तो राष्ट्रपति का चुनाव भी कैसा होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, इनडायरेक्ट होता है। और उपराष्ट्रपति का भी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। जबकि लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसा है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होता है। देखिए तो राष्ट्रपति का चुनाव का पद्धति कैसा है? तो राष्ट्रपति का चुनाव हमारा है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। सेम टू सेम सिमिलरिटी है, यहाँ भी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा मतदान किया जाता है, गुप्त मतदान किया जाता है दोनों में। अब इसके बाद देखिए ये दोनों में, चूंकि यहाँ भी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है ना, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, ये आपका व्यवस्था किया गया है, गुप्त मतदान के द्वारा आपका मतदान होता है। तो अगला खास बात होता है इन दोनों के चुनाव में मतदान कौन करते हैं? तो याद रखिएगा दोनों के लिए निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल के सदस्य मतदान करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य। तो कौन कौन होते हैं देखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य में पार्टिसिपेट करेंगे कौन? यानी राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन होंगे राष्ट्रपति में? बड़े सरलता से समझिएगा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, है ना, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। अब देखो
विधानसभा दो जगह होता है, एक राज्य में होता है, एक केंद्र शासित प्रदेश में होता है। तो अगला हो जाएगा राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और कहा केंद्र शासित प्रदेश, और कहा होता है केंद्र शासित प्रदेश, जिसको यूनियन टेरिटरी कहते हैं, यानी यूनियन टेरिटरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये समस्त लोग मिल करके मतदान करते हैं किनके इलेक्शन में? राष्ट्रपति जी के चुनाव में। एक सारे लोग मिलकर के क्या बनाएंगे? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन होंगे, इनके बारे में जानेंगे। बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। यहाँ देखिए कैसे होगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, लोकसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं निर्वाचक मंडल के सदस्य, यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन है उनके बारे में। लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, ठीक है। ये आपका ये सीधा सीधा हो जाएगा। यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मात्र संसद पार्टिसिपेट करता है, वहीं राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल भी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल सरलता से आप यहाँ समझ रहे हैं। अब इसके साथ साथ क्या है, आप यहाँ देख रहे हैं कि भाई निर्वाचित सदस्य, तो और किस प्रकार के सदस्य होते हैं? तो याद रखें सदैव कि प्रत्येक सदन में दो प्रकार के सदस्य होते हैं। एक सदस्य जिसको निर्वाचित सदस्य कहते हैं, जैसे हम लोग मतदान करके जिनको चुनते हैं, जिनको इलेक्शन के माध्यम से चुन करके भेजा जाता है, वैसे सदस्य को हम लोग कहते हैं इलेक्टेड मेंबर, निर्वाचित सदस्य। और दूसरा सदस्य जिसे राष्ट्रपति डायरेक्ट मनोनीत कर दे, है ना, राष्ट्रपति जिनको मनोनीत सीधा सीधी कर दे, वैसे सदस्य को नॉमिनेट मेंबर यानी मनोनयन सदस्य कहते हैं। तो आप देखिए, लोग आपका उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे? लोकसभा के सभी सदस्य, यानी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनयन सदस्य दोनों। राज्यसभा के सभी सदस्य, यानी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनयन सदस्य दोनों। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कौन करेंगे? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ये दोनों में बिल्कुल आप देख रहे हैं क्या अंतर है, और एक साथ आप समझने का प्रयास करिएगा। ये हो गया चुनाव का प्रक्रिया, ठीक है, किस प्रकार से चुनाव का प्रक्रिया होता है, इनके निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं, इनके निर्वाचक मंडल में कौन होगा। सवाल कई तरीके से करेगा। सवाल कैसे करेगा? सवाल करेगा राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन मतदान नहीं करते हैं। तो देखिए, लोकसभा के मनोनयन सदस्य करेंगे? नहीं करेंगे। लोकसभा का मनोनयन सदस्य नहीं करेगा जी, राज्यसभा का मनोनयन सदस्य नहीं करेगा, और राज्य विधानसभा के मनोनयन सदस्य नहीं करेगा, केंद्र शासित प्रदेश के मनोनयन सदस्य, है ना, केंद्र शासित प्रदेश के मनोनयन सदस्य नहीं करेगा, और राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य, विधान परिषद के चाहे आपके जो है निर्वाचित सदस्य हो चाहे मनोनयन सदस्य हो, कोई भी सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कौन करेगा कौन नहीं करेगा, उपराष्ट्रपति में कौन वोटिंग करेगा और या फिर कौन नहीं करेगा। ये आप इजीली आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो देखिए, अब इसके आगे चले हम लोग थोड़ा, ये हो गया क्लियर हमारा जी। अब इसके बाद देखिए नाउ द नेक्स्ट। अब कभी कभी ये देखिए देता है कि एक विधायक का वोट वैल्यू क्या होता है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में आप देख रहे हैं कि वोटिंग करने वाले कौन कौन लोग हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करने में विधायक हैं और सांसद, ठीक है। तो विधायक का वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो विधायक का वोट वैल्यू निकालने के लिए बड़ा आसान सा बात है, आप समझिएगा। राज्य की कुल जनसंख्या को, जैसे मान के चलिए बिहार का जनसंख्या जो है वो मान के चलिए कि लगभग आपका जो है 10 करोड़ मान के चल रहे हैं भाई, ठीक है। तो 10 करोड़ और क्या करेंगे जी, डिवाइड कर देंगे। क्या चीज से डिवाइड करेंगे? तो डिवाइड करेंगे राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य का कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के कुल सीटों का संख्या, निर्वाचित सीटों का संख्या। तो बिहार में कुल कितना सीट है? 243। क्या निकाल रहे हैं? विधायक का वोट वैल्यू निकाल रहे हैं। एक एमएलए का, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर होते हैं उनका वोट वैल्यू क्या होता है? तो कैसे निकालेंगे? कुल राज्य के कुल जनसंख्या डिवाइड करेंगे किससे? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सीटों का कुल संख्या गुना 1/1000। ये हो जाएगा आपका, इस तरीके से आप आसानी से निकाल लोगे, ठीक है।
तो आप इस तरीके से आसानी से निकाल लेंगे कि कैसे आपका जो है एक वोट वैल्यू निकलेगा, किसका, एक विधायक साहब का। तो विधायक साहब का वोट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा राज्य का कुल जनसंख्या डिवाइड करेंगे किससे, राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सीट से, और गुना 1/1000 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ये आपका वोट है। दूसरा, तो एक तो विधायक साहब वोटिंग कर रहे हैं, दूसरा कौन वोटिंग कर रहे हैं, सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, उनका वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो बोलता है एक विधायक का वोट वैल्यू ऐसे निकाल गया। तो अब क्या बोलता है कि सभी राज्यों के विधायकों का मतों का कुल मूल्य, जितना राज्य है वो सभी विधायक, तो सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटा क्या कर देंगे, संसद में निर्वाचित सदस्यों के कुल सीटों के संख्या से, यानी कि सभी राज्यों के क्या होगा भाई, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल, है ना, कुल मत, ठीक है, और बटा संसद के निर्वाचित सदस्यों का कुल संख्या से आप डिवाइड कर देंगे तो किसका आपका निकलेगा, एक निकलेगा एक सांसद का वोट वैल्यू। ये भी आपको जानना जरूरी होता है। चलिए ये भी क्लियर है। अब आगे चलिए नेक्स्ट वन। तो अब देखिए ये समस्त लोग जो है अपना वोटिंग करेंगे, वोट कास्ट करेंगे, और वोटिंग करके क्या करेंगे, अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनेंगे। अगर जीत गए तो ठीक है भाई, अब जीतने के बाद आगे का प्रक्रिया क्या होगा वो समझिए, ठीक है, कैसे है, क्या योग्यता है, क्या चुनाव का प्रक्रिया है, पार्टिसिपेट कौन करेंगे, और उसका इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन होने के बाद क्या होगा। तो इलेक्शन होने के बाद देखिए क्या होता है कि जीत गए, मान के चलिए तो कोई व्यक्ति तो जीत करके आएगा, तो यदि वो जीत करके आते हैं तो क्या हो जाएंगे, राष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन किसी कार्य को संपादित करने से पूर्व उन्हें शपथ ग्रहण करना पड़ेगा, बिना शपथ ग्रहण किए हुए कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। तो फिर देखिए शपथ ग्रहण जो है कहाँ होगा, तो राष्ट्रपति जी का शपथ जो है कहाँ होगा, तो राष्ट्रपति का शपथ यानी ओथ जो है वो आपका किनके समक्ष होगा, अपने राष्ट्र के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बिफोर में, यानी राष्ट्रपति शपथ ग्रहण लेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, और जिस डेट को यह शपथ ग्रहण करेंगे उस डेट से इनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। ये हो जाएगा 5 वर्ष का इनका कार्यकाल। अब सेम चीज इधर चले आए, उपराष्ट्रपति जी का शपथ ग्रहण कौन कराएगा, तो उपराष्ट्रपति साहब का जो है शपथ करवाया जाएगा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, राष्ट्रपति महोदय शपथ ग्रहण करवाएंगे, और शपथ ग्रहण कराने के पश्चात क्या होगा, जिस डेट से इनका शपथ ग्रहण होगा वहां से इनका कार्यकाल कितने साल का, 5 साल का कार्यकाल होगा, इनका भी कार्यकाल 5 साल का होगा, ठीक है। अब इसके पश्चात क्या होगा, तो देखिए, तो भाई अब इनका 5 साल का कार्यकाल है, तो सैलरी क्या होगा इनका, तो देखिए इनका सैलरी, राष्ट्रपति महोदय का सैलरी 5 लाख, उपराष्ट्रपति महोदय का सैलरी 4 लाख, है ना। और इसके साथ साथ राष्ट्रपति महोदय को क्या दिया जाएगा, राष्ट्रपति आवास मुफ्त में दिया जाएगा, मुफ्त में आपको जो है इनके स्वास्थ्य के लिए खर्चा दिया जाएगा, मुफ्त में जो है टेलीफोन का एक्सपेंस दिया जाएगा, मुफ्त में इनको प्लेन का जो है फर्स्ट क्लास टिकट दिया जाएगा, ठीक है, यानी बंगला दिया जाएगा, स्वास्थ्य के लिए दिया जाएगा, कर्मचारी के लिए भी इनको जो है एडिशनल अतिरिक्त जो है चार्ज दिया जाएगा, और एक पैसा सैलरी जो है उनको रखने के लिए दिया जाएगा। तो और उपराष्ट्रपति के साथ भी सेम सब कॉन्सेप्ट है, 4 लाख रुपया दिया जाएगा प्लस अदर अलाउंस दिया जाएगा, सो अदर बात हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इनका पद कैसे रिक्त होता है वो थोड़ा जानिए, ठीक है। तो पद रिक्त होता है कैसे, पहला, यदि राष्ट्रपति का 5 साल कार्यकाल पूरा हो जाए तो, या फिर उपराष्ट्रपति साहब का 5 साल कार्यकाल पूरा हो जाए तो, दोनों का जो है एक ही पहला तरीका है खाली होने का। दूसरा तरीका कैसे खाली होगा, एक त्याग पत्र दे दे, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को, यानी वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को, यानी कि राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। एकदम आसानी से समझिए, ठीक है, ये हो गया भाई। अब इसके बाद और कौन से तरीके से खाली हो सकता है, और जो खाली होता है तरीका से वो अगला है महाभियोग का माध्यम से, महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन दोनों में महाभियोग में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, देखिएगा क्या महाभियोग में डिफरेंसेस है। सबसे पहला, राष्ट्रपति के अगेंस्ट में जो महाभियोग लगाएंगे तो वो याद रखें वो लोग, अब संसद, सबसे पहला बात है महाभियोग को कहां प्रारंभ किया जा सकता है, एकमात्र संसद में, पहली बात। दूसरा बात, महाभियोग जब राष्ट्रपति के लिए लगाएंगे तो वो संसद के किसी भी सदन में लगा सकते हैं, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में,
लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। परंतु यदि उपराष्ट्रपति महोदय के लिए हम महाभियोग लेकर के आ रहे हैं तो कहां लेकर के आएंगे? ऑलवेज, हमेशा प्रारंभ होगा राज्यसभा में। और महाभियोग को पारित करना होगा अगर राष्ट्रपति के लिए तो दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करना होगा। 2/3 मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी दोनों सदन में। लेकिन यदि उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग ला रहे हैं तो प्रारंभ तो सिर्फ राज्यसभा में ही करेंगे और स्पेशल मेजोरिटी से अगर पास हो गया, 2/3 मेजोरिटी से पारित हो गया राज्यसभा में, तो बाकी अगला सदन में सामान्य बहुमत से भी पारित करके इनको हटा दिया जा सकता है। तो ये हो गया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का डाटा। उपराष्ट्रपति साहब का मूल रूप से दो ही काम है जी, समझिएगा। उपराष्ट्रपति महोदय का पहला काम है राज्यसभा का अध्यक्षता करना, ठीक है। तो एक कहां कौन से आर्टिकल में मिलेगा? आर्टिकल नंबर 64, याद रखिए। 63 नंबर वर्णन है क्या चीज का? राष्ट्रपति का, सॉरी उपराष्ट्रपति का। और 64 नंबर आर्टिकल किसका वर्णन है? राज्यसभा का अध्यक्षता करेंगे उपराष्ट्रपति। 64। और दूसरा काम उपराष्ट्रपति का क्या है? यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो वैसे समय में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। कितना नंबर आर्टिकल में वर्णन होगा? आर्टिकल नंबर 65। आर्टिकल नंबर 65 में आपको जो है वो मिलेगा कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। और इसके बाद है आर्टिकल नंबर 66 में क्या मिलेगा? उपराष्ट्रपति जी का चुनाव के बारे में वर्णन मिलेगा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किसमें वर्णन किया गया है? तो 66 में। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल वर्णन कौन से आर्टिकल में है जी? तो ये मिलेगा आपको आर्टिकल नंबर 67 में, ठीक है। 67 नंबर आर्टिकल में क्या मिलेगा? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। और क्या है? आर्टिकल नंबर एक और याद रखिएगा, 69 जो है वो शपथ ग्रहण से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 69 जो है 69 वो उपराष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। तो ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रमुख आपका जो है डाटा फैक्ट्स आपके लिए अवेलेबल किए थे। और अब वीडियो काफी लंबा ना हो जाए इसलिए इसको यहीं पास हमें रुकना पड़ेगा। और जाते जाते एक आखिरी बात जरूर कहेंगे कि यदि आपको पसंद आया है वीडियो तो डेफिनेटली आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और अपने मित्रों के साथ इसको जरूर पास करें, शेयर करें, ताकि ये डाटा नॉलेज हर किसी के काम आ सके और हर किसी का एग्जाम पॉलिटिक्स खास करके काफी आसान हो सके। तो आप समस्त लोगों को यही बस ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गुड डे।